Good afternoon, everyone. Today is 10th of October, and here we are to discuss the important newspaper articles of the day. आज के जो 5 आर्टिकल है उसमें से एक क्रिटिकल मिनरल्स पॉलिसी के बारे में, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड रेयर मेटल्स के लिए फर्स्ट पॉलिसी। सेकंड जो है वो एक स्काई स्कैनर का एक ट्रैवल रिपोर्ट पब्लिश हुआ असेसमेंट, उसमें जोरहाट ने सरप्राइजिंगली आउट परफॉर्म कर दिया बर्लिन को एज द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अमॉन्ग्स द इंडियंस। थर्ड इज अबाउट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में उस आर्टिकल में डिटेल्स दिया। फोर्थ आर्टिकल आज के डिस्कशन का जो है वो है IUCN का जो बायोडाइवर्सिटी का रेड लिस्ट आता है। ऑन द लाइंस ऑफ दोस, इंडिया इज प्लानिंग टू कम अप with its own national red list. Fifth and the last one is up for Nobel Prize in Literature 2025 का। तो let's get started. This is the QR code of Telegram channel. You may consider scanning it and joining the group to get access to all the informative documents and infographics. These are the one-pager notes which we have created for all the topics of the syllabus, and these are actually needed for last moment revision. So you may consider downloading them. Those are available free of cost. Let's start with the first article. GSI जो है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने एक रोड मैप ओपन किया। It is to explore the mineral blocks in the state, especially in Assam and remaining northeast states. So इसमें हमारे लिए important क्या है? देखो, ये जो आर्टिकल है GSI का, it is I have taken it keeping in mind two things. One, आप में से कुछ लोग जियोलॉजिकल एग्जाम को भी टारगेट कर रहे होंगे। IGS एक सर्विस होती है, इंडियन जियोलॉजिकल सर्विसेज, उसके लिए अगर कोई टारगेट करे तो उसके लिए ये करंट अफेयर्स के लिए यूज हो जाएगा। बट अदरवाइज इसमें कुछ कंटेंट है जो APSC एंड UPSC के प्रीलिम्स में यूज होगा। इसमें डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो जियोलॉजिकल स्पेसिफिक है, ठीक है। तो GSI जो है दैट इज फॉर्मुलेटेड अ मल्टी ईयर एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। इट्स अ रोड मैप एंड दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम फील्ड सीजन ऑफ 2025-26, मतलब अभी स्टार्ट होगा। And it is focused on converting geoscientific data into economically viable mineral blocks, especially in Assam and rest of the northeastern states. ये जो road map है, it rests on three key themes. First is systematic exploration, then targeting the critical minerals, and third is जो regional integration of baseline geoscience data sets. ये तीन पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। ये जो GSI का हैंडबुक है ना, उसका टाइटल है जियोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एज पर दिस हैंडबुक, द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया होल्ड्स सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स and for rare metals. Both of them are crucial for electronics, for renewable energy and defense technology. यही पे तो चाइना डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए ट्रम्प जो है वो चाइना के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाता है, बिकॉज रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उसमें चाइना का मोनोपोली एस्टेब्लिश्ड है। द इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू चैलेंज इट अप टू सर्टेन लेवल एटलीस्ट, based on what we have found in the Assam and Northeast region along with Central India. जो असम का, मतलब ये जियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं है। जशोरा एंड सामचंपी अल्कलाइन कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे REE मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिला है, विच इज रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 5000 ppm, and it is associated with NB and Y, yttrium रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, ये दोनों उनसे एसोसिएटेड है। ये जो डिटेल्स है आप पढ़ सकते हो नोट से, लेकिन ये जियोलॉजी के लिए ज़्यादा क्रिटिकल है। जैसे कि
ब्रेसिया जो होता है फॉस्फेट रिच ब्रेसिया जो है, ये दोनों भी है अल्कलाइन कॉम्प्लेक्स में आते हैं कर्बी आंगलोंग के आसपास। फिर रेयर अर्थ एलिमेंट रिच सॉइल्स है। फिर G3 लेवल के रिसोर्सेस है अराउंड 28 मिलियन टन्स के। तो अगर ये सही सक्सेसफुली हुआ तो इसको G2 लेवल पे अपग्रेड कर देंगे। ये बेसिक APSC या UPSC के लिए ये G3 G2 या किस ब्लॉकेज से आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये अल्ट्रामैफिक मैफिक कॉम्प्लेक्स होता है। जियोलॉजी जिनका पढ़ाई जिनका सब्जेक्ट है उनको पता होगा कि एक चेन बेसिकली लेयरिंग वाले में ये आ जाता है, तो इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या है बेसिक ऊपर ऊपर से हम लोग देख लेते हैं। व्हाट द पोटेंशियल इज फॉर लाइमस्टोन जो कि इंटीग्रल पार्ट है सीमेंट इंडस्ट्रियल यूज का। फिर है आयरन ओर, फिर है ग्लास सैंड जिसमें हाई सिलिका कंटेंट होता है। कितना हाई सिलिका कि 85% तक SiO2 उसमें मिल जाता है। एंड ये अराउंड नागाओ एंड कर्बी आंगलोंग के आसपास इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। देन वी हैव प्लेसर गोल्ड फाउंड इन सुबनसिरी बेसिन। अब तक since 2015 GSI has executed over 200 exploration projects and around delineated 38 potential mineral blocks across the northeast, ठीक है। अब this initiative जो है ना, this is aligned with the Ministry of Mines strategy to leverage the northeastern region's resource base for economic growth, security of critical minerals and for the industrial development। ये आप वीडियो पॉज करके इस MC को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इसका आंसर मैं भी दे दूंगा। ये सेकेंड आर्टिकल ये थोड़ा सरप्राइजिंग है इवन फॉर गवर्नमेंट ऑफ आसाम। ये इसने थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया सबको ही। स्काई स्कैनर एक वेबसाइट है जो फ्लाइट बुकिंग्स या ट्रैवलिंग में असिस्ट करती है, मेक माई ट्रिप जैसी। इस वेबसाइट ने एक सर्वे कंडक्ट किया था। उस सर्वे में सरप्राइजिंगली जोरहाट जो है असम का, दैट हैज बीटन बर्लिन या लांगवाकी एज द मोस्ट ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन फॉर द इंडियंस इन 2026। अगले साल लोग कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, इसका ये सर्वे था। This survey, like I mentioned in the title, has ranked Jorhat as the top trending destination for Indians, surpassing the global destination like Berlin or Phuket. Jorhat, all of you know, Jorhat is known for its lush tea gardens. It is known for cultural heritage and also its proximity to the Majuli Island. This Jorhat has actually seen almost 500% rise in travel searches. सर्चिंग में 500% राइज देखा है जोरहाट ने। एंड उसके बाद फॉलोड बाय जाफना विच इज इन श्रीलंका, विच इज लाइक 350-325% उसने हाइक देखा है इन टर्म्स ऑफ सर्च। जो बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन है, मतलब जिनके प्राइस रेंजेस जो है वो एकदम शार्प फॉल देखा है, सो दैट इज हाईएस्ट इज तिरुपति फॉलोड बाय लैंगवाकी एंड बर्लिन। ये जो रिपोर्ट है ना वो इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई दिस रिपोर्ट इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग अ शिफ्ट इन इंडियन ट्रैवल बिहेवियर, जहाँ पे ऑलमोस्ट 60% जो रिस्पोंडेंट है ना, दे आर प्लानिंग टू ट्रैवल मोर इन 2026 एंड दिस ट्रैवलर्स आर गिविंग मोर प्रेफरेंसेस टू द ऑथेंटिक डेस्टिनेशन, है ना। जो हेरिटेज रिच या लेसर नोन प्लेसेस है वहां आपको वो प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं। जो रिपोर्ट का जो फाइंडिंग है उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग में फूड कॉस्ट या फ्लाइट प्राइजेस या अकोमोडेशन या वीजा ऑन अराइवल, ऐसे जो फैक्टर्स है वो ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। सोशल मीडिया इज इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन, स्पेशली जो लोकल ऑथेंटिक वीडियो पोस्ट करने वाले जो सोशल मीडिया कंटेंट है वहां से ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है, ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। It has highlighted 7 major travel trends for 2026, including like destination check-in, etc., जिसमें फिर यूनिक अकोमोडेशन या ट्रैवल एक्सपीरियंसेस इसको ज्यादा हाईलाइट किया गया है rather than just
नॉन पॉपुलर डेस्टिनेशन, मतलब लोगों को अब पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए रादर दैन होमोजेनस नोन प्लेसेस जहाँ पे सब जगह पे होटल के कमरे सेम है, होटल सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है। ये नहीं चाहिए उनको, ऑथेंटिक लोकल एक्सपीरियंस ड्रिवन कॉस्ट कॉन्शियस अप्रोच उन्होंने अब डेवलप कर लिया है। So you can pause the video and you can try and attempt this question. With reference to the Skyscanner report, consider the following statement. Jorhat in Assam has emerged as a top trending travel destination for Indian travelers. Yes. Tirupati was ranked among the best value destination due to drop in average airfares. Correct. The report shows that most Indian travelers now prefer well-known global cities over domestic locations. इसी को तो नलीफाई किया है ना, यही तो रॉन्ग है. The answer is C, 1 and 2. थर्ड आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. मेंटल हेल्थ को हाईलाइट करना, उसके करंट सिचुएशन को हाईलाइट करना इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी. देयर इज अ ह्यूज पैंडेमिक गोइंग ऑन रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ. आज भी बहुत बड़े सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ये स्टिग्मा टू सीक हेल्प फॉर द मेंटल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ को नहीं देखा जाता. उसके तरफ हाईलाइट करने के लिए, उसकी तरफ अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए World Mental Health Day is being celebrated. The article argues that India needs a unified mental health approach. October 10th, मतलब आज का दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है. इट अंडरस्कोर्स द ग्लोबल मेंटल हेल्थ बर्डन विच इज ओवर 1 बिलियन पीपल. 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मेंटल हेल्थ की जरूरत है. 13% of the world's population है ना, they are suffering from the mental illness. जो इंडिया का जो प्रिवेलेंस है वहां पे अराउंड 13.7% जो है वो लाइफ टाइम प्रिवेलेंस है. नियरली 200 मिलियंस इंडियंस आर अफेक्टेड, मतलब लगभग 20 करोड़ लोग, इंडियन लोग जो है उनको मेंटल इलनेस का इम्पैक्ट होता है. अभी करंटली जो पॉलिसी है, जो लीगल फ्रेमवर्क है, वो क्या है? जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, ये कुछ गारंटीज प्रोवाइड कर रहा है. उसमें से एक है राइट टू मेंटल हेल्थ केयर एंड डिग्निटी. देन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड, पहले एक क्रिमिनल एक्ट हुआ करता था. देन इंश्योरेंस कवरेज फॉर मेंटल इलनेस, अभी भी सिर्फ फिजिकल इलनेस के लिए मिलता है. ये एक्ट ने अश्योरेंस दिया, गारंटी दिया कि मेंटल इलनेस ने भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा. फोर्थ इज लीगल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड केयर. आर्टिकल 21 के अंडर एज अ राइट टू लाइफ के अंडर लीगल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड केयर इन केस इफ somebody is facing mental illness. Then next policy was district mental health program, DMHP लॉन्च हुआ था, which is currently active in 767 districts. वो अभी ओपीडी जो होता है नॉर्मल हॉस्पिटल में जैसे ओपीडी होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वैसे 767 डिस्ट्रिक्ट में अंडर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम काउंसलिंग एंड सुसाइड प्रिवेंशन का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है एज एन ओपीडी. देन देयर इज अनदर एवेन्यू ऑफ टेलीमानस. टेलीमानस क्या है? एक 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है जिसमें अब तक अराउंड 20 लाख टेली काउंसलिंग सेशंस रेगुलरली होता है. There is one more that is called Mano Darpan, which is school-based program reaching to 11 crore students in throughout the country. अब इसमें हमको चैलेंजेस क्या दिखते हैं? एक तो ट्रीटमेंट गैप्स है. लगभग मतलब इंडिया में जितने लोगों को मेंटल इलनेस है और जितने लोगों को ट्रीटमेंट एक्चुअल में मिलती है उसमें बहुत बड़ा गैप है. लगभग 92% तक गैप अक्रॉस डिसऑर्डर दिखाई देता है एंड 85% फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी. जो वर्कफोर्स शॉर्टेज है, अब इसको ये देखिए वर्कफोर्स शॉर्टेज क्या कह रहा है. मतलब WHO का गाइडलाइन ये है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 3 साइकियाट्रिस्ट, देयर शुड बी एटलीस्ट 3 साइकियाट्रिस्ट पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन. लेकिन इन केस ऑफ इंडिया इट इज ओनली 0.75 साइकियाट्रिस्ट एंड 0.12% ऑफ साइकोलॉजिस्ट. जो मेडिसिन स्टॉक आउट है वो भी पुअर है. अभी भी स्टिग्मा अटैच है. लगभग 50% ऑफ द इंडियंस स्टिल थिंक कि मेंटल इलनेस जो है ये पर्सनल वीकनेस है एंड इट इज नॉट समथिंग जिसके लिए प्रोफेशनल मेडिकल केयर की जरूरत है.
जो मेंटल इलनेस है दैट एक्चुअली ब्रिंग्स ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट अराउंड $1 ट्रिलियन एनुअली बाय 2030 तक ये लेके आएगा वो ग्लोबली। जो बजट रिएलोकेशन है उसमें जो हेल्थ केयर का बजट है ना उसमें से सिर्फ 1% है कि जो मेंटल हेल्थ की तरफ जाता है, जो कि यूएसए या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में लगभग 10% के आसपास है। व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? रिपोर्ट या आर्टिकल क्या रिकमेंडेशन दे रहा है? दे आर सेइंग कि जो मेंटल हेल्थ बजट है दैट शुड बी इंक्रीज टू 5%, जो अभी 1% है आउट ऑफ टोटल हेल्थ स्पेंडिंग। It is time that we train and deploy mid-level providers to reduce rural-urban disparity in provision of mental health. Integrating mental health into primary healthcare and universal insurance, then building a cascade-based monitoring and evaluation system. जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है उसको इंक्रीज करना जरूरी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, दिस ऑल 4 मिनिस्ट्री वर्क इन साइलोस, बट इनके बीच में मेंटल हेल्थ के कंटेक्स्ट में कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होना इज अ नेसेसिटी। दिस इज थर्ड एमसीक्यू, ट्राई एंड सॉल्व दिस। With reference to the health governance in India, consider the following statement. The Mental Health Care Act of 2017 decriminalizes suicide and ensures right to mental health care. Correct. The Telemanas initiative provides 24/7 telecounseling and psychiatric support to service across India. Correct. India's current allocation to mental health in total health expenditure meets the WHO recommendation of minimum 5%. Third statement is wrong because इंडिया का इज अराउंड 1.02%, मतलब 1% ही है जीडीपी, नॉट 5%. सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द आंसर इज डी, 1 and 2 only. नेक्स्ट आर्टिकल इज IUCN जो है ना, इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन ऑफ नेचर, ये सालों साल रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा है जिसे कहते हैं रेड लिस्ट. एक बुक पब्लिश करता है जिसमें वो हाईलाइट करता है कि कौन से स्पीशीज जो है, फ्लोरा एंड फौना, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज जो है वो डेंजरस सिचुएशन में, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो, वल्नरेबल हो, लीस्ट कंसर्न हो, एक्सेट्रा. इट हैज अ फुल स्पेक्ट्रम टू आइडेंटिफाई कि किस कैटेगरी में उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है और किस ज्यादा सिचुएशन में वो एक्सटिंक्ट होने के किस कगार पर खड़े हैं. On the lines of those, first time ever इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में फर्स्ट एवर नेशनल रेड लिस्ट पब्लिश करने का डिसीजन लिया. इस आर्टिकल में क्या लिखा है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब ZSI एंड BSI, अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फर्स्ट एवर रेड लिस्ट पब्लिश करेगा. एंड टारगेट दिया है कि लगभग 2030 के आसपास, मतलब आज से 5 साल में वो रेड डेटा बुक इंडिया की रेड लिस्ट पब्लिश हो जाएगी. फर्स्ट एवर है. इसके बारे में सिर्फ ये आर्टिकल में बात हुई है. सो नियरली ये जो है वो अराउंड 11,000 स्पीशीज को कवर करेगा ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू डिटरमाइन देयर वल्नरेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन. ये जैसा IUCN का रेड लिस्ट का मेथोडोलॉजी, वही मेथोडोलॉजी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा इन ऑर्डर टू असेस द स्टेटस ऑफ स्पीशीज. The assessment aims to provide the most comprehensive and science-based evaluation of the threats to Indian biodiversity, है ना.
and this data will help to in guiding the national policies of conservation of nature. Duration like I said कि till to 2030 इसको finish कर देंगे, and this is entirely publicly funded with around estimated cost is around 95 crores. Implementation agency Zoological Survey of India, Botanical Survey of India, ZSI, BSI and Ministry of Environment, Forest and Climate Change, है ना. अराउंड 300 assessors होंगे जो इस टोटल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे. दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव अलाइंस विद ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ CBD, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. अगर इन दोनों की बात कर ले तो थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं. CBD क्या है? CBD जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इसमें 196 कंट्रीज इसके पार्टीज है, एंड इट्स अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन. ठीक है. वैसे कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है, सो ये 15th कॉप में, मतलब लगभग दिसंबर 2022 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था. इसका पर्पस था टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बिल्ड ऑन द प्रीवियस स्ट्रेटेजिक प्लान्स. प्लीज ट्राई एंड आंसर दिस MCQ. इसके बाद एक ही आर्टिकल है और उसमें ज्यादा कुछ नहीं है. नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर एक हंगेरियन ऑथर को मिला है, उनका बस नाम इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कोई रोल नहीं है उसका हमारे एग्जाम के कंटेक्स्ट में. स्टेटमेंट थर्ड, the project is funded jointly. No, it's only public project. Private player इसमें कुछ नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. तो थर्ड गया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. फाइनल आर्टिकल ऑफ द डे इज डिक्लेरेशन ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. जो लाज़लो, आई एम सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द हंगेरियन नेम, आई विल ट्राई. इट्स लाज़लो क्रान्ज़-नोहोर्काई. ये हंगेरियन ऑथर है जिनको इस साल का लिटरेरी अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. 71 ईयर्स के, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. बस इतना ध्यान में रख लेना कि भाई इनका जो वर्क है वो थोड़ा एब्सर्डिस्ट, फिलोसॉफिकल या डीपलो इंट्रोस्पेक्टिव है, एंड इट इज़ यूजुअली रिटन इन लॉन्ग सिंगल सेंटेंसेस विच रिफ्लेक्ट्स द केओस और डिस्पेयर और द एंड्योरेंस ऑफ आर्ट, है ना. मतलब नोबेल प्राइज कमेटी जो है ना, उन्होंने इसको प्रेस किया है एज एन आर्टिस्टिक गेज फ्री ऑफ इल्यूजन. तो बहुत बड़ा कमेंट है, बट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. जो स्मार्ट बुक्स है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर APSC एंड UPSC प्रिपरेशन, वो अब एसएमएस मीडियम में भी अवेलेबल है. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट द ग्लिम्स ऑफ इट. Thank you so much. See you tomorrow again.